नमस्कार, एडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का क्विक रिवीजन का सीरीज़ शुरू किए हैं। आज ये पहला पार्ट है। पहले इसमें वन लाइनर करेंगे, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? एडम स्मिथ को बोला जाता है अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? ये विकासशील है। और अर्थव्यवस्था का जनक किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को बोला जाता है। तृतीय विश्व यानी कि थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देशों के संदर्भ में। जो भी विकासशील देश हैं उनके लिए एक अलग तृतीय विश्व के वर्ड में प्रयुक्त किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, लगभग 30 ट्रिलियन के आसपास उनका इकोनॉमी है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना है, जब लगभग 12 के करीब है। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्व में कितने स्थान पे है? ये 5वें नंबर पे है। क्रय शक्ति क्षमता यानी कि पीपीपी परचेज पावर के अनुसार से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कितना है? ये तीसरा है। पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? ये पहले पूंजीवादी अपनाने वाला पहला अमेरिका है और समाजवादी अपनाने वाला पहला रूस है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल अमेरिका है, जो कि सबसे पहले पूंजीवाद का अपनाने वाला पहला देश था, और समाजवाद अपनाने वाला पहला देश अमेरिका है। और इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे चाइना भी समाजवाद का उदाहरण है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत है एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन से। पूंजीवाद का जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जो है, इसका उद्गम स्रोत कहाँ से है? वो एडम स्मिथ का जो पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन से है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित होती है, ये पूंजी और मांग द्वारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत की मांग कौन निर्धारित करता है? ये पूंजी और मांग द्वारा निर्धारित होता है। रखो और निकालो नीति है पूंजीवाद की, रखो और निकालो नीति है पूंजीवाद की। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था कौन? जर्मन दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किए थे जर्मन फिलोसोफर थे कार्ल मार्क्स। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है किसका? निजी व्यक्तियों का, प्राइवेट लोगों का। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है प्राइवेट लोगों का, निजी व्यक्तियों का। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कौन करता है? ये करता है सरकार करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण सरकार करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का। जैसे भारत इसका एग्जाम्पल है इंडिया मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे दोनों टाइप की चीज़ें पाए जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी, प्राइवेट स्कूल भी गवर्नमेंट स्कूल भी। भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था कौन? ये जॉन मेनार्ड किंग्स, जे एम किन्स ये दिए थे मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश था फ्रांस। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ था 1948 में। 1948 में। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? कि आयात और निर्यात दोनों बंद हो, वहाँ के अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया 1990 में, अर्थशास्त्री थे महबूब अल हक। ये मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किए थे 1990 में। मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी करता है, 1990 से करता है। और इसके प्रतिपादन कौन किए थे? ये महबूब अल हक किए थे। मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आकलन आधार क्या है? तो जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा का स्तर है और प्रति व्यक्ति आय है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय है एचडीआई का आकलन करने का आधार, बेस। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर जारी किया गया था अप्रैल 2002 में। अप्रैल 2002 में एचडीआर जारी किया गया था, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट। भारत की मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित या जारी करता है? नीति आयोग करता है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश था। एचडीआर 2020 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान कितना है? 131वां है। 131वां है, जो कि 189 देशों में 131वां है। मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, नाइजीरिया अंतिम स्थान पर है। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है किस चीज़ से? कृषि से, पशुपालन से, खनन है, वानिकी है, मत्स्य पालन है। कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी
और मत्स्य पालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंदर क्या कहता है, कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जल पूर्ति, ये सभी द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, जैसे चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल्स, ये सभी टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, यानी कि तृतीय सेक्टर में आते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग तथा तृतीय क्षेत्र सेवा का योगदान कितना परसेंट है, तो 16.38% ये क्या है, कृषि का योगदान है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का। द्वितीय क्षेत्र में 29.34 है और तृतीय यानी कि सेवा क्षेत्र 54.27% है। सबसे ज़्यादा आज की डेट में सेवा क्षेत्र का योगदान है अर्थव्यवस्था में। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना की गई थी किसके द्वारा, ये दादा भाई नौरोजी किए थे, और प्रति व्यक्ति आय कितना बताए थे, 20 रुपये बताए थे। कब का बात है, तो 1867 से 68 की बात है, जब दादा भाई नौरोजी प्रथम बार राष्ट्रीय आय का गणना किए थे भारत का, और उस समय जो पर कैपिटल इनकम है प्रति व्यक्ति आय वो 20 रुपये बताए थे। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी का पुस्तक है। धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था, ये दादा भाई नौरोजी किए थे। ये बताए थे कि कैसे इंडिया में धन का उत्पन्न हो रहा है और सभी जो है ड्रेनेज सिस्टम के तहत चला जा रहा है इंग्लैंड में, ये सिद्धांत कौन दिए थे, दादा भाई नौरोजी दिए थे। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना कौन किया था, तो ये किए थे वी के आर बी राव, और ये 1931 से 32 के बीच में किए थे, और उस समय 62 रुपया बताए थे पर कैपिटल इनकम भारत का। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय का गणना कब किया गया था, तो 4 अगस्त 1949 को किया गया था, 4 अगस्त 1949 को, और पीवी महालनोबिस ने किया था। पीवी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। पहला स्वतंत्रता के बाद पहला राष्ट्रीय आय की गणना 4 अगस्त 1949 को किया गया था, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया, ये वाणिज्य मंत्रालय ने 1948-49 में दिया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, ये CSA करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी, तो ये 2 मई 1951 को हुआ था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। किसका, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 2 मई 1951 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद कौन करता है, ये NSSO करता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, NSSO, ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मदद करता है राष्ट्रीय आय की गणना करने में। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो ये साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसको माना जाता है, साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। राष्ट्रीय आय क्या है, तो एक प्रवाह स्टॉक नहीं है, ये एक प्रवाह है जो कि स्टॉक नहीं है। राष्ट्रीय आय एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग कहलाता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या कहलाता है, तो एक वर्ष में किसी देश के सीमा के अंदर उत्पादित सभी सामानों एवं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य का योग जो है वो कहलाता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम मापन हुआ था साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, यानी कि NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये है राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक। ये है राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये बेस्ट मापक है किसका, राष्ट्रीय आय का। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से क्या घटाते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष कर को जब NNP से घटाते हैं तो राष्ट्रीय आय निकल के आता है। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, तो प्रोफेसर राजकृष्ण थे 1981 में। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, प्रोफेसर राजकृष्ण थे 1981। वर्तमान में राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष कितना है, तो आधार वर्ष कितना है, 1911 से 12 है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 1911 से 12 है। और भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वप्रथम योगदान किस क्षेत्र का है, तृतीय सेक्टर का है, सेवा क्षेत्र का। सबसे ज़्यादा जो योगदान है आज के डेट में अर्थव्यवस्था में, तो वो है किसका, टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीय सेक्टर का। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, तो प्राथमिक का है। आज के डेट में प्राथमिक का सबसे कम योगदान है अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर मापा जाता है राष्ट्रीय आय के अनुसार।
राष्ट्रीय आय के अनुसार अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर मापा जाता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक अनुपात मापा जाता है जीडीपी पे। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो ये जीडीपी है। किसी देश के सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्ट या सेवा उत्पन्न हो रहा है उसको जीडीपी बोलते हैं, और किसी देश का आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक जो उपयुक्त माप है वो जीडीपी बताता है। किसी देश की घरेलू सीमा के एक वित्तीय वर्ष में अंतिम मूल्य एवं सेवा के अर्जित कुल आय क्या कहलाता है? ये जीडीपी कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यह्रास को घटा देने पर प्राप्त प्रतिफल क्या होता है? ये एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, निबल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का है। और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाती है श्वेत पत्र। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी क्या कहलाती है? श्वेत पत्र कहलाती है, व्हाइट पेपर कहलाती है। राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी हुआ था सीएसओ ने किया था 1956 में। पहला जो श्वेत पत्र जारी किया गया था ये सीएसओ किया था 1956 में किया था। और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता में है। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता, यानी कि सीएसओ कहाँ है? आईएसओ कहाँ है? ये है कोलकाता में। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटल इनकम है। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग दे देंगे। जब टोटल आय जो है पूरे देश का उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आएगा पर कैपिटल इनकम। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार। सर्वाधिक गोवा, न्यूनतम बिहार। वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। और गरीबी से आशय है कि जीवन की आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति से वंचित रहना। गरीबी का डिफिनीशन क्या है? जीवन की आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति से वंचित रहना। भारत में गरीबी के मापन का आधार क्या है? न्यूनतम कैलोरी उपयोग का व्यय, यानी कि शहर में लोग एवरेज कितने कैलोरी का खाना यूज करते हैं, कितने कैलोरी शरीर में लेते हैं, और गांव में कितना कैलोरी यूज करते हैं, इस आधार पे गरीबी का मापन किया जाता है भारत में। भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा की निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता निर्धारित की गई है। तो क्रमशः 2400 किया गया है ये ग्रामीण के लिए, 2400 कैलोरी ग्रामीण के लिए किया गया है, 2100 कैलोरी ये किया गया है शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए। 2100 कैलोरी अगर कैलोरी ले रहा है तो इससे कम अगर ले रहा है तो गरीब है, और 2100 कैलोरी अगर शहर में कोई व्यक्ति ले रहा है तो इससे कम अगर लेगा तो गरीब है। मूल स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव किया ये 1889 में, और गठित किया गया था लकड़वार समिति द्वारा। मूल स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया ये लकड़वार समिति द्वारा किया गया 1989 में। रमेश तेंदुलकर समिति 2004 व सी रंगराजन समिति 2012 संबंधित किस चीज़ है? ये गरीबी निर्धारण से संबंधित है। कौन कौन? तो रमेश तेंदुलकर समिति जो कि 2004 में बना था, और 2012 में कौन बना था? सी रंगराजन समिति। ये दोनों गरीबी निर्धारण से संबंधित है। भारत में निर्धारणता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास किया गया था, योजना आयोग ने किया था 1962 में। निर्धनता रेखा यानी कि पॉवर्टी लाइन का निर्धारण जो है पहली बार कब प्रयास किया गया था? ये योजना आयोग के द्वारा किया गया था 1962 में किया गया था। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण करता है कौन? नीति आयोग करता है। नीति आयोग करता है। लॉरेंस वक्र क्या बताती है? व्यक्तियों के आय वितरण का चित्रण दर्शाती है। व्यक्तियों के आय वितरण का चित्रण दर्शाती है। गिनी गुणांक क्या है? गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप सबसे प्रचलित विधि है। आय की वितरण की विषमता की माप का सबसे प्रचलित विधि है। और गिनी गुणांक होता कैसा है? ये होता है ऐसे, जितना इसके नज़दीक बढ़ेगा समानताएं घटते जाएगी, असमानताएं घटते जाएगी, जितना दूर होगा असमानताएं बढ़ते जाएगी। विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारित मापक माना जाता है ये $1.25 प्रतिदिन आय को विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण मापक माना गया है $1.25। अगर प्रतिदिन कोई आदमी कमाता है तो वो गरीब नहीं है, उससे कम अगर कमाएगा तो गरीब है। ये कौन बताया? वर्ल्ड बैंक बताया है। भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया अंत्योदय कार्यक्रम 1978 में। 1978 में अंत्योदय कार्यक्रम गरीबी रेखा निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया।
अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुआ था, ये दिसंबर 2000 को हुआ था, राजस्थान से हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था इसका शुरुआत, किसका, अंत्योदय अन्न योजना का। और गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम क्या अपनाया गया था, अंत्योदय कार्यक्रम अपनाया गया था 1978, और अंत्योदय अन्न योजना अपनाया गया था 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। मिश्रित, अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, तो जिसमें दोनों हो, ये इसमें निजी क्षेत्र भी हो और सार्वजनिक क्षेत्र भी हो, इसका आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन नहीं आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर इसमें से कौन नहीं आएगा, इसमें से विद्युत नहीं आएगा, विद्युत जाएगा सेकेंड वाला में। द्वितीय क्षेत्र के अंदर कौन नहीं आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंदर, तो इसमें से परिवहन नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी, ये थर्ड में जाएगा। तृतीय क्षेत्र के अंदर कौन नहीं आता है, तृतीय क्षेत्र के अंदर कौन नहीं आता है, तो ये पशुपालन नहीं आता है, ये प्राथमिक क्षेत्र में है। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को माना जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अर्थ वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, अर्थ वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है विकासशील देश को, थर्ड वर्ल्ड इसको किसको जाना जाता है, विकासशील देश को थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, तीसरी दुनिया। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसए है, जो कि 30 ट्रिलियन के आसपास है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है यूएसए को। उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किससे मानी जाती है, तो ये माना जाता है सकल घरेलू उत्पाद से, जीडीपी से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। किसी देश के आर्थिक विकास का दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक कौन सा है, तो सर्वश्रेष्ठ जो सूचक है वो कौन सा है, ये है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब किया गया था, तो ये किया गया था 67 से 68 में, 1867 से 68, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पे है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ये कहाँ पे है, ये कोलकाता में है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में है, 15 का हो जाएगा डी। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को कौन मदद करता है, तो एनएसएसओ करता है, एनएसएसओ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक कौन सा है, राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक कौन सा है, तो एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश, तो विश्व का प्रथम देश वो कौन सा था, ये फ्रांस था। विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने अपनाया था, ये कौन सा देश था, ये रूस था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का लेखक कौन है, द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निर्धारण कौन करता है, तो ये करता है पूर्ति और मांग द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई द्वारा। रखो और निकालो की नीति किस अर्थव्यवस्था की देन है, रखो और निकालो, तो ये किसका है, ये पूंजीवादी का है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक कौन है, तो ये कौन है, कार्ल मार्क्स है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे, इसके प्रतिपादक कौन थे, तो इसके प्रतिपादक थे प्रोफेसर राजकृष्ण। किस अर्थव्यवस्था पर सिर्फ सरकार का नियंत्रण होता है, तो ये होता है समाजवादी पे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, ये दिया था जेएम किन्स ने, जॉन मेनार्ड किन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुई थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1948 में, 1948। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, जहां आयात और निर्यात दोनों बंद हो, वो बंद अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था महबूब अल हक ने। और मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी करता है। मानव विकास सूचकांक आकलन पर आधारित क्या नहीं है, तो मानव विकास सूचकांक आकलन का आधार कौन सा नहीं है, तीनों में से, तो आधार कौन सा नहीं है, 32 को हो जाएगा डी, कुपोषण इसका आधार नहीं है।
भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? भारत में किया गया था 2002 में। भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये करता है नीति आयोग। ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रतिदिन के भोजन में कितने कैलोरी होने चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र में पूछ रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगा 24, शहरी पूछता है तो 2100। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हो जाएगा 1951 में। रमेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? ये गरीबी निर्धारण से है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 37 का हो जाएगा ए। धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये दादा भाई नौरोजी है। और हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर ये किससे संबंधित है? ये है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष का गणना क्या होता है? तो 2011-12 ये आधार वर्ष था किसके लिए? राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।